This is today's the Hindu newspaper analysis session, in which we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to implications of China's mega dam project. The second issue is related to issues and challenges related to healthcare sector in India. The third issue is related to Personal Data Protection Act 2023. And the fourth issue is related to sharp fall in madrasas and unrecognized school enrollments. So let's discuss all the issues in detail. China to build world's largest dam. Why is India concerned? चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है और इंडिया के लिए ये इशू किस तरह से कंसर्न हो सकता है. Implications of China's mega dam project. China has approved the construction of the world's largest hydropower project on Yarlung Tsangpo River, Brahmaputra River in Tibet, with a capacity of 60 gigawatt, three times that of the three Georges Dam. China Yarlung Tsangpo River, which is also known as Brahmaputra River in India. इस रिवर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है. इसकी कैपेसिटी अबाउट 60 गीगावाट के इक्वल होगी, जो कि इसके द्वारा बनाए गए थ्री जॉर्जेस डैम का 3 टाइम्स हो सकता है. इट्स अप्रूवल वॉज ग्रांटेड ऑन 25 दिसंबर 2024. लास्ट ईयर 25 दिसंबर को इसको अप्रूवल दिया गया. Brahmaputra river flow into Arunachal Pradesh as Siang, into Assam as the Brahmaputra, and then into Bangladesh before reaching the Bay of Bengal. ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहाँ पर इसको सियांग नेम से जाना जाता है. आसाम में जैसे ही एंटर करती है, इसको ब्रह्मपुत्र नेम से जाना जाता है. और इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी, द लाइवलीहुड, द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर मिलियंस डाउन स्ट्रीम. चाइना के द्वारा जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट की वजह से डाउन स्ट्रीम कंट्रीज के मिलियन ऑफ पीपल्स के लिए उनका लाइवलीहुड यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है. उनके लिए वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और इन एरियाज की इकोलॉजी भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकती है. इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न टू चाइना about such project, emphasizing the need for transparency and consultation to protect downstream states' interest. इंडिया ने चाइना के इन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपने कंसर्न कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस किए हैं और इंडिया ने एम्फेसाइज किया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन चाइना को डाउन स्ट्रीम स्टेट के इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए. Taming the Rogue River. This is graphical representation of Brahmaputra River. Brahmaputra is a transboundary Himalayan river basin spanning 4 riparian countries. Brahmaputra transboundary Himalayan river है, about 4 countries में ये स्प्रेड होता है. This map show its flow from Tibetan Autonomous Region in China through Bhutan and India into बांग्लादेश. ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो होता है वो चाइना के तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन से स्टार्ट होता है. उसके बाद ये भूटान में एंटर करती है. इसके बाद ये इंडिया के अंदर एंटर करती है और इंडिया के बाद बांग्लादेश में एंटर करती है. बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. व्हाट इज यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट? यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. The Yarlung Tsangpo hydropower project is planned at a great bend of river in Madao country, Tibet, where it makes a U-turn before entering Arunachal Pradesh. Yarlung Tsangpo hydropower project इस रिवर के ग्रेट बेंड यानी तिब्बत में ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पर
अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से पहले ये रिवर यू टर्न टेकिंग करती है। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ चाइनाज 14th 5-year प्लान 2021-2025। ये प्रोजेक्ट है चाइना के 14th 5-year प्लान जो कि 2021 से 25 तक के लिए सेट किया गया था, उस प्लानिंग का ये पार्ट है। लोकेशन एंड प्लानिंग स्टेज। द प्रोजेक्ट्स लोकेशन हैज बीन स्ट्रेटेजिकली चूजन बाय चाइना। चाइना ने यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो लोकेशन चूज किया है वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस चूज किया है। Recent activities including funding allocation, construction of small dams and changes in upstream land usage suggest the project is in an advanced planning phase. Perhaps construction work will start soon. इस डैम से रिलेटेड जो रिसेंट एक्टिविटीज हैं इंक्लूडिंग फंडिंग एलोकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम्स, चेंजेज इन अपस्ट्रीम लैंड यूज, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग अपने एडवांस फेज में है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज चाइनाज गोल फॉर द यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट? यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट को लेकर चाइना के क्या गोल्स हैं? टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड टू अचीव नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। चाइना अपने कुछ गोल्स को यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लीट करना चाहता है, सच एज कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर इसका जो रिलायंस है उसको रिड्यूस करना चाहता है। 2060 तक के लिए इसने जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को अचीव करना चाहता है। इट मीन्स इन टारगेट को अचीव करने में ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। द रिवर्स स्टीप डेस्केंड फ्रॉम द माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियल फ्लो रेट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेकिंग इट अ प्राइम लोकेशन फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट। इस रिवर का माउंटेन्स से जो स्टीप डेस्केंट होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक आइडियल फ्लो रेट प्रोवाइड कराता है और इसी वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट को इस प्लेस पर लोकेट किया गया है। चाइना जो वेरियस डैम्स एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, चाइना के अंदर वेरियस डैम्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और इनसे रिलेटेड कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न है। China's recent Yarlung Sangpo project dam, including the Three Gorges Dam, highlight the massive scale of hydropower ambitions. चाइना का रिसेंट यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट और थ्री गॉर्जेस डैम जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ये चाइना के मैसिव हाइड्रो पावर एम्बिशंस को शो करता है। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड? अल्टर्ड ग्रेविटी एनोमली मैप्स ड्यू टू द इमेंस वेट ऑफ स्टोर्ड वाटर, थ्री गॉर्ज डैम हैज अल्टर्ड ग्रेविटी एनोमली मैप्स कोड सीवर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड इवन ट्रिगर्ड अर्थक्वेक। थ्री गॉर्ज डैम के थ्रू जो वाटर स्टोर किया गया है इसकी वजह से ग्रेविटी एनोमली मैप्स अल्टर हुए हैं और इसकी वजह से सीवर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स शो हुए हैं और इसकी वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक इस रीजन के अंदर शो हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ओवर अ मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू चेंजेस इन रिवर मोर्फोलॉजी। रिवर मोर्फोलॉजी में चेंजिंग की वजह से 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। चैलेंजेस फॉर डाउनस्ट्रीम रीजन्स, द यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट कुछ एक्सेसरेबेड एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क ऑन अ लार्जर स्केल पोजिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर डाउनस्ट्रीम रीजन। यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट कुछ एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क को एक्सेसरबेट कर सकता है जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम रीजन के अंदर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस यहाँ पर पोज हो सकते हैं। व्हाट आर कंसर्न फॉर इंडिया रिलेटेड टू चाइनाज प्रोजेक्ट? चाइना के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंडिया के क्या क्या कंसर्न है? नंबर 1 इम्पैक्ट ऑन वाटर फ्लो टू इंडिया, नंबर 2 अर्थक्वेक प्रोन एंड फ्रेजाइल इकोलॉजी, नंबर 3 इंटरप्शन ऑफ सिल्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, कंसर्न ओवर चाइनाज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। Impact on water flow to India. The proposed dam could significantly affect water flow from China to lower riparian state India, as most of water in Brahmaputra system originate in Tibet. जो डैम चाइना ने प्रपोज किया है ये लोअर रिपेरियन स्टेट के अंदर वाटर फ्लो को एफेक्ट कर सकता है, सच एज इंडिया के अंदर वाटर फ्लो को कहीं ना कहीं ये एफेक्ट कर सकता है और इस रिवर के अंदर मोस्ट ऑफ जो वाटर आता है वो तिब्बत रीजन से आता है। एनी अल्ट्रेशन इन वाटर फ्लो को डिसरप्ट वाटर अवेलेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। वाटर फ्लो में किसी भी टाइप का
चाइना के द्वारा इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर अल्ट्रेशन किया जाता है तो इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 2, अर्थक्वेक प्रोन एंड फ्रेजाइल इकोलॉजी। दिस रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजी फ्रेजाइल एंड अर्थक्वेक प्रोन जोन इन वर्ल्ड। ये जो रीजन है जिस प्लेस पर ये डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड अर्थक्वेक प्रोन जोन है। A large dam in this zone increase the risk of catastrophic events. इस जोन में लार्ज डैम अगर बनाए जाते हैं तो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है। नंबर 3, इंटरप्शन ऑफ सिल्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। लार्ज डैम ऑफन ब्लॉक द फ्लो ऑफ सिल्ट विच आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉज चेंजेस इन रिवर फ्लो एडवर्सली अफेक्टिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी। लार्ज डैम जब इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो इसके थ्रू सिल्ट का फ्लो ब्लॉक होता है। सिल्ट जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, और रिवर फ्लो में अगर किसी भी टाइप का चेंज होता है तो इससे लोकल बायोडाइवर्सिटी भी एडवर्सली अफेक्ट होती है। दिस डिसरप्शंस कुड हैव लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस फॉर द रीजन। इस तरह के डिसरप्शंस अगर चाइना के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाने वाले डैम के थ्रू होते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस होते हैं। कंसर्न ओवर चाइनाज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज आर क्रूशियल। डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रीज के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही नेसेसरी होता है। चाइनीज रिलक्टेंस टू कोऑपरेट विद लोअर रिपेरियन स्टेट लाइक इंडिया। चाइना लोअर रिपेरियन स्टेट लाइक इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए रिलक्टेंस शो कर रहा है। इट मीन्स वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। सिमिलर कंसर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द मेकोंग रिवर बेसिन where China's 12 large dams have negatively impacted downstream nations such as India and Bangladesh. चाइना ने मेकोंग रिवर बेसिन में भी अबाउट 12 लार्ज डैम इस्टेब्लिश कर रखे हैं। इन डैम्स की वजह से डाउनस्ट्रीम नेशन सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर नेगेटिवली इम्पैक्ट शो हुए हैं। व्हाट आर एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, उनके लिए एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या है। इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल एग्रीमेंट्स फॉर कोऑपरेशन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के कोऑपरेशन के लिए इंडिया और चाइना ने सेवरल एग्रीमेंट्स किए हैं। नंबर 1, अम्ब्रेला एमओयू 2013 में साइन किया गया था। कवर्स ओवरऑल कोऑपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स पर ओवरऑल कोऑपरेशन को इसमें कवर किया गया था। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। नो एक्टिविटीज करंटली बीइंग अंडरटेकन अंडर दिस एग्रीमेंट। अम्ब्रेला एमओयू के अंडर किसी भी टाइप की एक्टिविटी करंट में अंडरटेकन नहीं की गई है। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र एमओयू साइंड फॉर डाटा शेयरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवरी 5 ईयर्स। ब्रह्मपुत्र एमओयू डाटा शेयरिंग के लिए साइन किया गया था एंड एवरी 5 ईयर में इसको रिन्यूएबल करने का टारगेट रखा गया था। इट लैप्स्ड इन 2023 एंड इज रिन्यूएबल इन अंडर प्रोसेस विया डिप्लोमेटिक चैनल्स। 2023 में ब्रह्मपुत्र एमओयू लैप्स्ड हो गया एंड रिन्यूएबल के लिए अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। नंबर 3, सतलज एमओयू इनिशिएटेड आफ्टर द 2004 पार्कू लेक इंसिडेंट। पार्कू लेक इंसिडेंट 2004 में हुआ था। इसके बाद सतलज एमओयू साइन किया गया था। एमओयू ऑल्सो पेंडिंग रिन्यूएबल, इसका रिन्यूएबल अभी भी पेंडिंग है। नंबर 4, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 में स्टेब्लिश किया गया था। फैसिलिटेड एनुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू डिस्कस ट्रांस बाउंड्री रिवर इशूज। ट्रांस बाउंड्री रिवर इशूज को डिस्कस करने के लिए 2006 में एनुअल मीटिंग इंडिया और चाइना के बीच में फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया गया था। व्हाट इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। रिवर्स ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है। 1997 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस। इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस का नॉन नेविगेशनल यूजेज के लिए कौन सा लॉ है, स्पेशली यूएन कन्वेंशनल लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स। नीदर इंडिया नॉर चाइना इज a signatory to 1997 UN Convention on the Law of the Non-Navigational Usage of International Water Course, but both countries abide by its key principles. इस कॉन्वेंशन का
चाइना और इंडिया दोनों ही सिग्नेटरी नहीं है, बट दोनों कंट्रीज को इसके की प्रिंसिपल्स को अवॉइड करना होता है. इट इज की प्रिंसिपल्स इंक्लूड इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूज एंड इंश्योरिंग दैट एक्शंस ऑफ वन कंट्री डू नॉट सिग्निफिकेंटली हार्म अनदर. 1997 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज के कुछ की प्रिंसिपल्स सच एज इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूज, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं. एक्शंस ऑफ वन कंट्री डू नॉट सिग्निफिकेंटली हार्म अनदर कंट्री, यानी वन कंट्री के एक्शंस अनदर कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए. इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस इन कॉन्वेंशंस के अंदर स्टेब्लिश किए. चैलेंजेस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेज हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. India sees an alarming rise in non-communicable diseases such as heart disease, stroke, diabetes, and cancer. The financial burden on individual and healthcare system continues to escalate. करंट में इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं. फाइनेंशियल बर्डन इंडिविजुअल्स पर और हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स ऐसे डिसीज जो वन पर्सन टू अनोदर नहीं होता, बल्कि वो किसी भी पर्सन के अंदर हो सकते हैं, सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर. ये वो डिसीज हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकते और एक दूसरे तक ही लिमिट रहते हैं. The Union Budget for 2024 allocated rupees 87,657 crore to the Ministry of Health and Family Welfare, marking a 13% increase from the previous year. यूनियन बजट 2024 में हेल्थ सेक्टर के लिए 87,657 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है और प्रीवियस ईयर का कंपेयर में 13% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है. While this is a step forward, experts agree that this allocation remains insufficient given the scale of India's health challenges. जिस तरह से 13% का इंक्रीज हुआ है बजट में, ये स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, बट एक्सपर्ट इस बात को लेकर कंसर्न है कि इंडिया का हेल्थ चैलेंजेस को देखते हुए ये जो एलोकेशन है ये इनसफिशिएंट एलोकेशन है, ये इंक्रीज होना चाहिए था. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एज अ चैलेंज. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर एटसेट्रा. As per the National Family Health Survey 5, NCD is accountable for about 65% of all death in 2022, up from about 50% in 2010 to 13. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर वेरियस डिसीज हो सकते हैं, सच एज कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज हो सकते हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अकॉर्डिंग 2010 to 13 में ओवरऑल डिसीज की वजह से होने वाली डेथ में से 50% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से हुआ था, जबकि 2022 में ये परसेंटेज 65 तक राइज हुआ. द प्रिवेलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर एनसीडीज इज वरिंगली हाई. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर्स काफ़ी प्रिवेलेंस है. इन आवर 1 in 4 एडल्ट मैन आर हाइपरटेंसिव. 4 में से 1 हाइपरटेंसिव है, 8 में से 1 डायबिटिक है. फर्दर ब्रेस्ट, लंग एंड सर्विकल कैंसर आर ऑन द राइज विद द मीडियन एज ऑफ डायग्नोसिस अकरिंग अर्लियर देन ग्लोबल एवरेज. ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर एंड सर्विकल कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं. व्हाट आर द नीड्स इन पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ में इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करना होगा. पब्लिक हेल्थ नीड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स. पब्लिक हेल्थ को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट आर ऑफ डायबिटीज ऑफ पॉवर्टी. कुछ डिसीज पॉवर्टी डिसीज के रूप में जाने जाते हैं, सच एज टीबी, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ एंड वेरियस इलनेस ड्यू टू फूड एंड वाटरबोर्न इन्फेक्शंस सच एज टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया. दीज आर फेस्ड बाय पुअर एंड वल्नरेबल पीपल. कुछ डिसीज जिन्हें पॉवर्टी डिसीज कहा जाता है, जो कि पुअर एंड वल्नरेबल पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. इन डिसीज पर स्पेशली फोकस करके पुअर पीपल पर फोकस करना होगा, उनको प्रिवेंट
करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव टेकिंग करने की जरूरत है। These problems have greater significance as attempts to prevent these also pose challenge of addressing livelihood due to high cost. Disease of poverty यानी पॉवर्टी डिसीज ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखते हैं बिकॉज इनके प्रिवेंट के प्रोसेस में पीपल का बहुत ज़्यादा मनी यहाँ पर स्पेंड हो जाता है और लाइवलीहुड के सामने बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर रेज होते हैं। Second are problems of middle class health issues that are related to environment pollution, air pollution, water pollution, waste management, lack of drainage facility and failure to ensure healthy food that pose threat to everyday life. सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटी का लैक एंड हेल्दी फूड से हेल्दी फूड का लैक, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मिडिल क्लास के पर्सन्स फेस करते हैं। दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ग्रुप बट मे नॉट फिगर विद इन द हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज। ये प्रॉब्लम फर्स्ट ग्रुप वाले भी फेस करते हैं लेकिन प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो पॉवर्टी डिसीज की प्रायोरिटी अलग है एंड मिडिल क्लास की हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रायोरिटी, गवर्नमेंट को जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो अलग है। थर्ड मोस्ट पॉपुलर नीड्स इन पब्लिक हेल्थ आर द क्यूरेटिव केयर नीड्स ऑफ अ पॉपुलेशन। प्रोविजनिंग ऑफ क्यूरेटिव केयर इज द मोस्ट क्रिटिकल इन पब्लिक हेल्थ विच हैज़ 3 लेवल्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। क्यूरेटिव केयर पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, मोस्ट क्रिटिकल है पब्लिक हेल्थ में और 3 लेवल्स पर यहाँ पर एक क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है, प्राइमरी क्यूरेटिव केयर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। The poor and the vulnerable rely on primary health care institutions of the public sector for primary level care as it is the most affordable and is closer to the places of residence. Poor and vulnerable people प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करते हैं बिकॉज ये अफोर्डेबल होता है और उनके रेसिडेंस के प्लेस के काफ़ी क्लोजर होता है। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दिस फैसिलिटीज एग्रावेट द प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज होने की वजह से इंडिया में और साथ में हेल्थ प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसकी वजह से भी पुअर पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी एग्रावेट होती हैं। टर्टियरी केयर नीड्स फॉर क्यूरेटिव केयर अमंग द पुअर आर द फोकस ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत। क्यूरेटिव केयर के लिए टर्टियरी केयर पुअर के लिए यहाँ पर स्पेशली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत के अंडर आता है, इस योजना के अंडर क्यूरेटिव केयर के लिए टर्टियरी केयर नीड्स पर फोकस किया गया है। व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेशेंट सीकिंग मेडिकल अटेंशन। मेडिकल अटेंशन सीकिंग करने के लिए पीपल के द्वारा, पेशेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम जहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। सेकेंडरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डोंट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। सेकेंडरी हेल्थ केयर में कुछ स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। टर्टियरी हेल्थ केयर इज स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर फॉर पेशेंट टू रिक्वायर एडवांस्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट। टर्टियरी हेल्थ केयर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर करने वाले होते हैं जो कि पेशेंट को नेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए एडवांस्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का हिस्ट्री क्या रहा है? Public health policies are those decisions made by the government based on the resources available to address people's health need. Public health policies गवर्नमेंट के द्वारा टेकिंग किए गए हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जो कि पब्लिक के हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने के लिए टेकिंग किए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड इंडिकेट अ सीवियर पैरालिसिस टू पब्लिक हेल्थ सेक्टर। गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो लास्ट डिकेड में रही हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए सीवियर पैरालिसिस को इंडिकेट करती हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच वॉज स्टार्टेड इन 2005 एंड फॉलोड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ 2013। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन NHM लॉन्च किया गया। National health missions focus was on strengthening public sector healthcare through architectural corruption.
नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन फोकस था वो पब्लिक सेक्टर हेल्थ को स्ट्रेंथन करना था, स्पेशली पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेंथन करना था, और इसके लिए आर्किटेक्चरल करेक्शन मेजर्स टेकिंग किए गए। Efforts were taken to strengthen the institutions of primary health care by implementing the national health programs, which help to building goodwill and trust among the people about public sector health care. नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए वेरियस एफर्ट्स टेकिंग किए गए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, सो दैट पब्लिक के अंदर हेल्थ सेक्टर पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर से रिलेटेड गुडविल एंड ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में करंट में कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, एंड 1,67,275 सब सेंटर्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हैं। अबाउट 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एंड 970 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यानी 970 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर्स बने हुए हैं इंडिया के अंदर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर्स PHC प्लस CHC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। सब सेंटर्स PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इन तीनों के इस्टेब्लिशमेंट से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पर बना है। नेशनल हेल्थ मिशन had various policies which strengthened the secondary and tertiary level health care in public sector. नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस पॉलिसीज यहाँ पर टेकिंग की गई हैं। फोकस ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स पर फोकस किया गया है लास्ट कुछ ईयर्स में। इंस्टेड द प्राइवेट इंश्योरेंस, द फोकस हैज shifted entirely on publicly funded health insurance schemes such as the PMJAY under आयुष्मान भारत since 2018। प्राइवेट इंश्योरेंस की जगह पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। सच 2018 में आयुष्मान भारत के अंडर PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? In 2023, all the health and wellness centers, sub-centers, PHC and CHC have renamed to आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इंडिया के अंदर जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए थे 2023 में इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नेम से रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट आर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आर डाइवर्स इन अ कंट्री सच एज इंडिया। इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी डाइवर्स हैं। नंबर 1, नीड ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया में वेरियस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज का नीड है। नंबर 2, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर्स। नंबर 3, लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नंबर 3, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। Need to prevention programs and health promotion activities. Vulnerable and the poor people day-to-day livelihood should be addressed through prevention programs and health promotion activities. Vulnerable and poor people का जो day-to-day livelihood है, या इनकी जो भी day-to-day livelihood प्रॉब्लम है उनको प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू एड्रेस किया जाना चाहिए। Lack of curative care, it is basic primary and secondary level curative care that are their needs in public health। पब्लिक हेल्थ में जो सबसे बड़ी नीड है वल्नरेबल एंड पुअर पीपल का वो बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर है। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पुअर पीपल या वल्नरेबल पीपल का ट्रस्ट लॉस हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में ये ट्रस्ट लॉस होने के 2 रीजन है। प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट, बिकॉज प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से
कॉमन पीपल का ट्रस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के टुवर्ड्स लॉस हो चुका है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। नंबर 2, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया। ये भी इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में एक चैलेंज रेज करता है। द गवर्नमेंट हैज वीकेंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय नॉट स्ट्रेंथिंग सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर इन पब्लिक सेक्टर एंड इंस्टेड फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वीक किया है, स्पेशली सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर को स्ट्रेंथ करने पर गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया है, और प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को गवर्नमेंट ने फेवर किया है। ये भी इंडिया के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को यहाँ पर बूस्ट किया जाए। व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? व्हाट इज इशू? The Union Government on January 3, 2025 released the draft Digital Personal Data Protection Rule 2025, which will enforce provisions of the Digital Personal Data Protection Act 2023। यूनियन गवर्नमेंट ने जनवरी 3 को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड वेरियस रूल्स को रिलीज किया है, जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को इन्फोर्स करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे। In August 2023, India got its first comprehensive data protection law, the Digital Personal Data Protection Act 2023। अगस्त 2023 में इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास किया। The law is largely based on users giving consent for the processing of their personal data। ये लॉ यूजर्स के द्वारा दिए गए अपने पर्सनल डाटा, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो पर्सनल डाटा गिवन किया था उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड, गिवन किए गए कॉन्सेंट से रिलेटेड ये लॉ है। इट प्रोवाइड्स बेसिक राइट्स सच एज एक्सेस, असेस टू एंड इरेज टू ऑफ डाटा, प्लेसेस सम ऑब्लिगेशंस ऑन कंपनीज एंड एस्टेब्लिशेस अ कंप्लेंट बॉडी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। इस लॉ के अंदर डाटा को इरेज करने से रिलेटेड प्रोविजंस, कंपनीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस से रिलेटेड प्रोविजंस एंड कंप्लेंट बॉडी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। टिपिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ exempt journalist activities from privacy obligations such as notifying users and taking their consent before using their personal data। टिपिकली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ से जर्नलिस्ट को एग्जम्प्ट किया जाता है, और बिकॉज जर्नलिस्ट को कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड डाटा चाहिए होता है अपना पब्लिकेशन के लिए। बट दिस लॉ कर्टल जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। इंडिया के अंदर जो ये लॉ इनेक्ट किया गया है, यहाँ पर जर्नलिस्ट का कुछ राइट्स को कर्टेल किया गया है। हाउ डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी रूल एफर्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट। इंडिया के अंदर जो डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, इसने जर्नलिस्ट के राइट को किस तरह से अफेक्ट किया है। इमेजिन यू आर a journalist writing about a MP and his performance. For your story, you use information from their lives, such as the meetings they held, where and with whom, the towns, villages, and cities they traveled to. How often did they use a private jet or a chartered plane? What about their financial background and also the investment made by their close family members? कोई जर्नलिस्ट है, अगर उसको किसी MP के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ राइटिंग किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, तो उसको जर्नलिस्ट MP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सच एज उसकी मीटिंग से रिलेटेड, मीटिंग कहाँ पर हुआ, किसके साथ हुआ, किन टाउन, विलेजेस एंड सिटीज़ में उसने ट्रैवल किया, प्राइवेट जेट या चार्टर्ड प्लेन किसका वो यूज करता है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जर्नलिस्ट को चाहिए होती हैं। मोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एन MP इज देयर पर्सनल डाटा विच इज डाटा प्रोटेक्टेड अंडर द DPDP एक्ट। इस तरह की ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं
एमपीज के किसी भी पर्सन की वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हो, नीड मोर रिसर्च की नीड होती है। इस तरह से एमपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जब टेकिंग की जाएगी जर्नलिस्ट के द्वारा तो इसको पर्सनल डाटा में काउंट किया जाएगा और डीपीडीपी एक्ट के अंदर इस डाटा को प्रोटेक्ट यहाँ पर किया गया है। Consequently, any journalist who wishes to use this data will have to get their consent before publishing the story. Even after publication, the MP can exercise their right to erase and request journalists to delete such stories. कोई भी जर्नलिस्ट इस तरह के या एमपी के डाटा को पब्लिश करेगा तो उसको पहले उस एमपी का कंसेंट लेना होगा। डीपीडीपी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया है और पब्लिकेशन के बाद कोई भी एमपी चाहे तो उस डाटा को इरेज करने के लिए एक्सरसाइज कर सकता है, जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, डिलीट करने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। ये डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोविजन अब किए गए हैं। व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? DPDP Act 2023 regulate the processing of digital personal data to protect individual rights while allowing for lawful data processing. DPDP Act 2023 डिजिटल पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है, इंडिविजुअल का राइट को प्रोटेक्ट करता है बिकॉज एवरी इंडिविजुअल को राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है। इसके अंडर डिजिटल डाटा की प्राइवेसी भी इंक्लूड है और यूजर्स को डाटा के लॉफुल प्रोसेसिंग को अलाउ करने के लिए यहाँ पर पावर देता है। इट सेट्स ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फिड्यूसरीज एंटिटीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट हैंडल डाटा। डाटा फ्यूडिशरीज के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस इस एक्ट के अंदर इम्पोज किए गए हैं। डाटा फ्यूडिशरीज कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि डाटा को हैंडल करते हैं। इंट्रोड्यूस पेनल्टीज फॉर वायलेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कुछ पेनल्टीज भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन की गई हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल डाटा मस्ट बी यूज्ड इन अ लॉफुल, कंसेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। पर्सनल डाटा लॉफुल, कंसेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में यूज होना चाहिए। डाटा मिनिमाइजेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन किए गए हैं? ओनली नेसेसरी डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज टू बी कलेक्टेड। स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ओनली नेसेसरी डाटा ही कलेक्ट किया जा सकता है, अदर डाटा कलेक्ट नहीं किया सकता। एक्यूरेसी, इंश्योर द डाटा कलेक्टेड इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट। ये इंश्योर करना होगा कि डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन, डाटा शुड नॉट बी कीप्ड लॉन्गर देन नेसेसरी। डाटा का अगर नेसेसरी नहीं है तो उसको स्टोर नहीं करना होगा। पर्पज लिमिटेशन, डाटा कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पज एज स्टेटेड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के टाइम पर जो पर्पज स्टेट किया गया था डाटा उस पर्पज के लिए यूज किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी, एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द यूजर्स डाटा। यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स टेकिंग किए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, एंटिटीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर डाटा प्रैक्टिसेस, पेनल्टीज आर प्रोविजन फॉर ब्रीचेज एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स। डाटा प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एंटिटीज को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। डाटा ब्रीचेज या फिर नॉन कंप्लायंस किया जाता है रूल्स का तो उसके अगेंस्ट भी पेनल्टीज यहाँ पर इम्पोज की गई है। राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स के यहाँ पर इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या राइट्स इसमें इम्पोज किए गए हैं? राइट टू असेस, इंडिविजुअल कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड। करेक्शन एंड इरेजर्स, इंडिविजुअल कैन डिलीट और करेक्ट दियर डाटा। ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी, अ बॉडी टू इंडिविजुअल्स टू रेज कंसर्न एंड कंप्लेंट। नॉमिनेशन, यूजर्स कैन नॉमिनेट समवन टू एक्सरसाइज देयर राइट इन केस ऑफ इनकैपेसिटी और डेथ। ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फ्यूडिशरीज, डाटा फ्यूडिशरीज के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस पुट किए गए हैं सच एज सिक्योरिटी, डाटा इरेजर, नोटिफिकेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल। सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट डाटा ब्रीचेज ऑफ यूजर्स। यूजर्स का डाटा अगर ब्रीच होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ सेफगार्ड इम्प्लीमेंट किए गए हैं। डाटा इरेजर, डिलीट डाटा व्हेन कंसेंट विड्रॉवल और नॉट नो लॉन्गर नीडेड। डाटा का अगर विड्रॉवल कर दिया जाता है या उसका लॉन्गर टाइम के लिए नीड नहीं होता है तो डाटा को डिलीट करना होगा डाटा फ्यूडिशरीज के थ्रू। नोटिफिकेशन, इन्फॉर्म अफेक्टेड इंडिविजुअल और बोर्ड अबाउट डाटा ब्रीचेज। अगर डाटा ब्रीच होता है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड को यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल, establish a system to address individuals queries and complaint। इंडिविजुअल क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा। ये सब डाटा फ्यूडिशरीज के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इस एक्ट के अंदर प्रोविजन की गई हैं।
व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस इन इंडियन मदरसा एजुकेशन? इंडियन मदरसा एजुकेशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टेट ऑफ मदरसाज इन इंडिया? इंडिया में मदरसाज का क्या स्टेट है? एज ऑफ 2018-19 इंडिया हैड अ टोटल ऑफ 24,010 मदरसाज, ऑफ व्हिच 19,132 वर रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल 4,870 अनरिकॉग्नाइज्ड। 2018-19 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 24,010 मदरसास थे, जिनमें से 19,132 मदरसास रिकॉग्नाइज्ड थे एंड 4,878 मदरसास अनरिकॉग्नाइज्ड थे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मदरसाज इन इंडिया इन यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा मदरसाज हैं। इंडिया में टोटल मदरसा में से 60% मदरसा यूपी के अंदर है। यूपी में 11,621 मदरसा रिकॉग्नाइज्ड हैं, 2,907 मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मदरसा राजस्थान में है। राजस्थान में 2,464 रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं, 29 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं। स्टेट एंड यूटीज हैविंग नो रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज, कुछ स्टेट एंड यूटी ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसा नहीं है, सच दिल्ली, आसाम, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज फॉलो करिकुलम सेट बाय प्रोमिनेंट सेमिनरीज सच एज दारुल उलूम देवबंद एंड दारुल उलूम नवातुल उलम लखनऊ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज होते हैं वो कुछ प्रोमिनेंट सेमिनार्स के द्वारा सेट किया गया करिकुलम फॉलो करते हैं, सच एज दारुल उलूम देवबंद एंड दारुल उलूम नवातुल उलमा। इनका करिकुलम होता है, उनको ये फॉलो करते हैं। एजुकेशन एंड करिकुलम ऑफ मदरसाज। करिकुलम स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग थ्रू वेरियस लेवल्स लाइक मौलवी, अलीम, कामिल, फाजिल। यहाँ पर मौलवी का जो करिकुलम है वो 10th क्लास इक्विवेलेंट होता है। आलिम जो होता है वो 12th क्लास के इक्विवेलेंट होता है। कामिल बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। फाजिल मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन चैरिटेबल मदरसा दारसी नाजमी, अरबिक, उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मदरसा दारसी आलिया में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन या फिर एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब होती हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मदरसा बोर्ड अक्रॉस इंडिया हैव अडॉप्टेड द एनसीईआरटी करिकुलम विद कंपलसरी सब्जेक्ट सच एज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशोलॉजी। इंडिया में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मदरसाज के अंदर एनसीईआरटी करिकुलम है, जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी कंपलसरी है। फंडिंग फॉर मदरसाज, मदरसाज के लिए फंडिंग किस तरह से कहाँ से किया जाता है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर मदरसाज स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। सप्लीमेंट्री सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट एक स्कीम के अंडर में मिलता है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज SPEMM के अंडर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग की जाती है। SPEM was transferred in April 2021 from the Ministry of Minority Affairs to the Ministry of Education for more streamlined administration. मदरसाज के स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेम को अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इसको ट्रांसफ़र किया गया। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस एक्ट रेगुलेटेड गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ मदरसाज इन यूपी, यूपी में मदरसाज को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 लाया गया। अंडर दिस एक्ट द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बोर्ड इस्टेब्लिश्ड सुपरवाइज एंड ओवरसी द एक्टिविटी ऑफ मदरसा इन स्टेट। यूपी में मदरसा की एक्टिविटीज़ को ओवरसी करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए इस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, रिकॉग्निशन, करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा इन यूपी में। इस बोर्ड के द्वारा यूपी में कुछ मदरसाज के लिए रिकॉग्निशन के लिए करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ फ्रेमवर्क इस बोर्ड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। चार्ट 1 स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस वेरियस स्कूल्स इन 2018-19 एंड 2023-24। वेरियस स्कूल्स के अंदर 2018 2023 में कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर एनरोल्ड किया? हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अबाउट 13.1 करोड़
स्टूडेंट ने 2018-19 में एनरोलमेंट लिया था, जबकि 2023 में ये नंबर 12.7 करोड़ पर आ गया। प्राइवेट स्कूल में 9.2 करोड़ स्टूडेंट एनरोल थे। इसके बाद करंट में 2023 में 9 करोड़, गवर्नमेंट एडेड 2.7 करोड़, करंट में 2.5 करोड़, अदर्स 90 लाख, करंट में 49 लाख। हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के अंदर ओवरऑल स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट रहा है वो 2018 के कंपेयर में 2023 में रिड्यूस हुआ है। चार्ट 2, डिक्लाइन इन एनरोलमेंट अक्रॉस स्कूल्स टाइप इन 2023 कंपेयर्ड विद 2018। 2023 में 2018 के कंपेयर में कितना यहाँ पर एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ है। देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अबाउट 36 लाख एनरोलमेंट डिक्रीज हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स में 21 लाख स्टूडेंट का डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 24 लाख एंड अदर्स में 40 लाख का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट -2.8% डिक्रीज हुआ है, प्राइवेट में 2.3%, गवर्नमेंट एडेड में 8.7%, अदर्स में 44.8% का डिक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस अदर स्कूल्स इन कंपेयर्ड विद 2018-19। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली मदरसा से रिलेटेड। मदरसा रिकॉग्नाइज्ड 2018 में 6.1 लाख मदरसा रिकॉग्नाइज थे एंड करंट में 2023 में अब 78,283 मदरसाज रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसी तरह से रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अदर स्कूल्स इन 2023 कंपेयर्ड विद 2018-19। ये मदरसा से रिलेटेड चार्ट है। 2018 में इनका नंबर कितना था और 2023 में इनका नंबर किस तरह से डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ पर शो किया गया है।